व्हाट इफ जब मैं तुम्हें बताऊं एक पावरफुल वेपन की। ना ही एक ये बॉम्ब है और ना ही एक ये टैंक है। ये है अ सिंगल पीस ऑफ पेपर। गोल्ड से लेकर ऑयल डील तक या फिर वॉर जोन से लेकर ग्लोबल समिट तक ये सब पर इम्पैक्ट करता है। ये स्टोरी है डॉलर की। ये स्टोरी है ग्लोबल पावर की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। ये वीडियो बैक्ड है विद फैक्ट्स एंड आर्टिकल्स। ये सब तुम्हें डिस्क्रिप्शन में सब मिल जाएंगे जब भी तुम उनको रीड करना चाहते हो या फिर एक बार फैक्ट को चेक करना चाहते हो। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो यूएस डॉलर था वो 1792 को एक ऑफिशियल करेंसी बनी थी जो बैक्ड थी बाय गोल्ड एंड सिल्वर। उस टाइम पे जो ब्रिटिश पाउंड था वो ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था ग्लोबल ट्रेड पे बिकॉज ऑफ वास्ट ब्रिटिश एम्पायर। उस टाइम पर अमेरिका एक नॉर्मल कंट्री था। स्टार्टिंग में ही उन्होंने अपनी इंटरनल ग्रोथ पर ध्यान दिया। यूएसए उस टाइम पर ग्लोबल पावर नहीं था, बट सब कुछ चेंज होता है आफ्टर 20th सेंचुरी। वर्ल्ड वॉर वन और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट होती है। इसको एक ग्रेट वॉर भी कहा जाता है। ये ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन टू कोएलिशन। एक कोएलिशन था एलाइज पावर का एंड सेकंड था सेंट्रल पावर का। जो ये मैप आप देख रहे हो ये सेंट्रल पावर एंड एलाइज पावर को शो करता है। जो एलाइज पावर थी वो एक मिलिट्री कोएलिशन था ऑफ फ्रेंच रिपब्लिक, यूनाइटेड किंगडम, रशियन एम्पायर, यूनाइटेड स्टेट्स, किंगडम ऑफ इटली एंड एम्पायर ऑफ जापान, जो कि अगेंस्ट थे सेंट्रल पावर के, जिसमें थे कंट्रीज लाइक जर्मन एम्पायर, ऑस्ट्रेलिया हंगरी, द ओटोमन एम्पायर एंड किंगडम ऑफ बुल्गारिया। जब भी हम इंडिया की बात करें, जब भी तुम मैप देख पा रहे होगे ये ब्लू टाइप आ रहा है, मतलब हम एलाइज कंट्री के साथ थे क्योंकि तब जो इंडिया था वो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर था। और जब भी हम यूरोप की बात करें, यूरोप की जो इकोनॉमी थी वो डाउनफॉल में थी एंड जो उनके बड़े बड़े अंपायर थे वो टूट रहे थे एंड न्यू कंट्रीज का जन्म हो रहा था उधर। वेयर एज अमेरिका, वो एलाइज पावर लाइक यूके, फ्रांस उनको मनी, इंपॉर्टेंट सप्लाई एंड रॉ मटेरियल देता था। उससे भी पहले जब भी अमेरिका वॉर में नहीं उतरा था। आई नो तुम ये सोच रहोगे वर्ल्ड वॉर वन में भी अमेरिका ने जंग लड़ी थी। द आंसर इज यस। 1914 को वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुई थी। वो वर्ल्ड वॉर वन के 3 इयर्स वो न्यूट्रल रहता है। इन 1917 वो जर्मनी पर अटैक कर देता है और वॉर डिक्लेयर कर देता है। अबाउट 1 ईयर के बाद ऑन 11 नवंबर 1918 को आर्मिस्टिस एग्रीमेंट साइन होता है एंड जर्मनी जो अपनी ऑक्युपाइड टेरिटरीज थी उससे विड्रॉल कर लेती है। एंड आफ्टर सम टाइम 28 जून 1919 को ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज होता है जिसमें जो वॉर थी वो ऑफिशियली एंड होती है। कंट्रीज अपने डैमेजेस एंड डिस्ट्रक्शन को न्यूट्रलाइज कर ही रही थी कि 1 सितंबर 1939 को ये वॉर तब स्टार्ट हुई जब जर्मनी ने इन्वेजन किया पोलैंड का। आफ्टर 2-3 डेज ब्रिटेन एंड फ्रांस भी इस वॉर को ज्वाइन कर लेते हैं। जो वर्ल्ड वॉर टू थी वो भी एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट बनता है बिटवीन टू कोलिशन। एक साइड थी अलाइज पावर्स एंड दूसरी साइड थी एक्सिस पावर। अलाइज पावर में यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, चाइना एंड सोवियत यूनियन थे एंड एक्सिस साइड में किंगडम ऑफ इटली, जापान एंड जर्मनी थे। इस वॉर में अमेरिका एक वर्ल्ड फैक्ट्री बनकर आता है जिसने डिफरेंट डिफरेंट कंट्री को फंड किया बाय मिलिट्री वेपन्स, हार्डवेयर एंड कंपोनेंट। द स्टेज वाज सेट फॉर डॉलर टू राइज। जो वर्ल्ड वॉर टू होती है यूरोप में वो मई 1945 को एंड होती है। 30 अप्रैल को जो अडोल्फ हिटलर होता है वो सुसाइड कर लेता है
एंड 2 मई को जो सोवियत आर्मी होती है वो जर्मनी के कैपिटल बर्लिन में को कब्जा कर लेती है, कैप्चर कर लेती है। ऑन 8 में तब जर्मनी के जो न्यू फील्ड मार्शल बने थे वो जर्मन इंस्ट्रूमेंटल ऑफ सरेंडर को साइन करते हैं। जो आप इमेज देख रहे हो वो उसकी ही है। एंड यूरोप में वर्ल्ड वॉर 2 फिनिश हो जाती है। एंड वर्ल्ड वॉर 2 2 सितंबर 1945 को एशिया में भी एंड हो जाती है। ये सरेंडर जापान के द्वारा होता है इन यूएसएस मैसूरी। इससे पहले यूएस जापान पर 2 न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक करता है एंड इन हिरोशिमा एंड नागासाकी। इसके बाद सोवियत आर्मी अटैक कर देती है जापान पर एंड देन जापान सरेंडर कर देता है। नाइनटीन 44 में 730 डेलीगेट्स फ्रॉम 44 नेशन सब माउंट वॉशिंगटन होटल जो ब्रेटन वुड में है वहाँ एक हाई लेवल मीटिंग होती है। एंड उनका मोटो था एक न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को बनाना। आफ्टर टेबल टॉक्स सब नेशन एग्री हो जाती है कि सब करेंसीज जो होंगी वो डॉलर से टाई की जाएंगी एंड जो डॉलर होगा उसे गोल्ड से लिंक किया जाएगा एट 35 पर ऑन्स। इसके बाद ही यूएस डॉलर एक वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बनती है। जो ये नेशंस थी जैसे वो गोल्ड को स्टोर करते थे वैसे ही ये यूएस डॉलर को भी स्टोर करना स्टार्ट कर देते हैं। इन्होंने अमेरिकन इकोनॉमी को ट्रस्ट किया एंड डॉलर का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। लेटर 1960 में जो ब्रेटन वुड सिस्टम के क्रैक्स थे वो अब दिखने लगे थे। यूएस उस टाइम में हैविली इन्वेस्ट कर रहा था इन फाइनेंसिंग वियतनाम वॉर एंड एट होम ऑल्सो, मतलब वो अमेरिका में जो सोशल प्रोग्राम है उनको भी फंड कर रहा था। उसकी कॉस्ट रिकवर करने के लिए यूएस डॉलर ज़्यादा प्रिंट करने लग गया था देन गोल्ड। ये जो डेवलपमेंट हो रही थी इसको जो फॉरेन कंट्रीज़ थी बड़े ध्यान से देख रही थी। कुछ कंट्रीज़ लाइक फ्रांस वो अपना जो गोल्ड है वो वापस मांगना शुरू कर देती हैं। उस टाइम पे जो यूएस के गोल्ड रिजर्व थे वो भी श्रिंक कर रहे थे एंड जो लोगों का विश्वास था डॉलर पर वो भी कम हो रहा था। एंड इन 1971 तब के जो यूएस प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन कुछ ऐसे स्टेप लेते हैं जिसने डॉलर का जो फ्यूचर था वो बिल्कुल ही चेंज कर दिया था। Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the acts necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. इसका मतलब ये है जो गोल्ड है वो अब डॉलर्स को बैक नहीं करेगा एंड जो डॉलर है वो सिर्फ ट्रस्ट के ऊपर आगे बढ़ता जाएगा। आफ्टर 3 ईयर मतलब 1974 में यूएस सऊदी अरेबिया के साथ एक पेट्रो डॉलर डील करता है। इस डील में जो ऑयल है वो सिर्फ डॉलर में ही खरीदा जा सकता है एंड यूएस इन रिटर्न मिलिट्री प्रोटेक्शन देगा। दिस वॉज द बर्थ ऑफ पेट्रो डॉलर डील। एंड कुछ समय के बाद जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस होती हैं वो भी इसको फॉलो करना स्टार्ट कर देती हैं। नाउ हर एक कंट्री को ज़रूरत थी ऑयल की एंड ऑयल खरीदने के लिए चाहिए था डॉलर्स। नाउ एवरी कंट्री मतलब जो भी कंट्रीज थी चाहे वो पसंद करे यूएस को या ना करे उन्हें ऑयल खरीदने के लिए डॉलर चाहिए ही चाहिए थे। चाहे वो गवर्नमेंट इंडिया की हो, जापान की हो या फिर ब्राज़ील की हो। जब भी उन्होंने मार्केट में ऑयल बाय करना है तो सबसे पहले डॉलर लेने होंगे। इसमें जो गोल्ड का रोल था वो बिल्कुल फिनिश कर दिया जाता है एंड इस मूव से जो डॉलर की परमानेंट डिमांड थी वो भी मेंटेन होती है। विद ग्लोबलाइजेशन यूएस डॉलर का भी दबदबा बढ़ता जा रहा है। अबाउट 88% ऑफ ट्रांजैक्शन सिर्फ डॉलर में होती है एंड 60% ऑफ वर्ल्ड रिजर्व वो भी डॉलर में है। अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग रिपोर्ट ऑफ जनवरी 2024 एंड 2025 मेजर डोमिनेंट करेंसी ऑन स्विफ्ट डॉलर ही है। स्विफ्ट का मीनिंग होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये बेल्जियम में 1973 को इस्टेब्लिश हुआ था। ये इंस्टीट्यूशन मेनली ओन किया जाता है बाय बैंक या फिर कुछ मेंबर फिनेंस जो इनकी सर्विस लेते हैं।
इसका मेन काम होता है कि तुम्हें डाटा प्रोवाइड करना कि इंटरनेशनल पेमेंट किस मोड पे हो रही है या फिर किस करेंसी में हो रही है। चाहे वो कैलिफोर्निया का एप्पल हो या फिर केन्या का फार्मर हो, डॉलर हर एक चीज को इम्पेक्ट करता है। बट आज डॉलर को न्यू थ्रेट फेस करना पड़ रहा है। उसमें नंबर 1 है चाइना एंड रशिया की खुद की करेंसी में डील होना, या फिर ब्रिक्स नेशन का डॉलर का अल्टरनेटिव ढूंढना। ब्रिक्स कंट्री में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका है। हालांकि इंडिया का ये स्टांस है कि वो अभी डी डॉलराइजेशन पर नहीं जा रहे हैं, बट लेट्स सी कब तक इनका स्टांस रहता है। आज जो मेजर कंट्रीज हैं वो अपना गोल्ड रिजर्व को बढ़ा रही हैं, एंड कुछ डिजिटल करेंसीज लाइक क्रिप्टो वो भी डॉलर को अच्छा खासा चैलेंज दे रही हैं। यूएस डॉलर एक या फिर 2 दिन में किंग नहीं बना है। इट टुक वॉर स्ट्रेटजी, जियोपॉलिटिकल नॉलेज, ट्रस्ट एंड टाइमिंग। इतिहास गवाह है नो एम्पायर लास्ट फॉर एवर, मतलब जो एम्पायर है वो ज़्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाए हैं। आपको क्या लगता है आने वाला समय यूएस डॉलर संभाल पाएगा अपने आप को? और तुम्हें क्या लगता है कि कौन सी करेंसी है जो यूएस डॉलर को रिप्लेस कर सकती है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। जब भी आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।